तो आज का डीप डाइव एक ऐसे विचारक पर है जो कभी प्रधानमंत्री तो नहीं बने, लेकिन मतलब जिनकी राजनीति आज भी भारत के कई बड़े नेताओं को रास्ता दिखाती है। राम मनोहर लोहिया। हाँ, राम मनोहर लोहिया। हमारे पास उनके जीवन पर कुछ लेख है और हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों कोई व्यक्ति जो सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंचा, वो भारतीय राजनीति में इतना प्रभावशाली कैसे बना रहा। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है। अक्सर हम इतिहास को सिर्फ उन लोगों के जरिए देखते हैं जो पावर में थे। सही बात है। लोहिया की कहानी दिखाती है कि विचारों की ताकत कभी-कभी कुर्सी की ताकत से ज्यादा होती है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। एक बात जिसने मुझे सच में चौंका दिया वो थी उनकी शिक्षा। अच्छा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का लड़का और वो 1930s में बर्लिन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट कर रहा है। उस जमाने में तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और शायद यही उनकी सोच का एक तरह से केंद्र बिंदु बना। जर्मनी में उन्होंने देखा कि समाजवाद और राष्ट्रवाद कैसे काम करते हैं और वहां की विफलताओं से भी बहुत कुछ सीखा। तो वो जब भारत लौटे? हाँ, तो जब वे भारत लौटे तो वे सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, उनके पास एक वैश्विक दृष्टिकोण था। अच्छा। वे भारतीय समस्याओं के लिए भारतीय समाधान चाहते थे, पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझ के साथ। तो क्या इसी वजह से उनका समाजवाद उस दौर के बाकी नेताओं जैसे नेहरू से अलग था? मैंने पढ़ा कि वे कांग्रेस के बड़े आलोचक थे। बिल्कुल। यहीं पर बात बहुत गहरी हो जाती है। लोहिया का मानना था कि कांग्रेस का समाजवाद हो या कम्युनिस्टों का, दोनों में सत्ता का केंद्रीकरण बहुत ज्यादा है। मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हाँ, जो व्यक्ति की आजादी के लिए खतरा है। वो एक विकेंद्रीकृत मतलब एक गांधीवादी समाजवाद चाहते थे। उनका एक बहुत ही अनोखा विचार था चौखंबा राज। चौखंबा राज, ये सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। इसका क्या मतलब था? वो चाहते थे कि सत्ता आम आदमी के हाथ में हो, दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के हाथ में नहीं। यानी वे सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि सत्ता के असली बंटवारे की। और लेखों में ये भी है कि वे दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए बहुत मुखर थे। हाँ, और ये सिर्फ अधिकारों की बात नहीं थी। लोहिया का मानना था कि जाति भारत की सबसे बड़ी और मौलिक समस्या है, जो देश को अंदर से खोखला कर रही है। उन्होंने जाति तोड़ो का नारा दिया। उनका तर्क था कि जब तक जाति खत्म नहीं होती तब तक कोई भी आर्थिक या राजनीतिक क्रांति अधूरी है। और इसी वजह से उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की भी वकालत की। पुरजोर वकालत की। सही बात है। और मैंने ये भी पढ़ा कि इसी वजह से उन्होंने कई बार अपनी ही पार्टी की नीतियों का भी विरोध किया। बिल्कुल, जब भी उन्हें लगा कि वे रास्ते से भटक रही हैं। तो जब हम उनके इन सभी कामों को एक साथ देखते हैं, विदेश में पढ़ाई, समाजवाद पर उनके अलग विचार, जाति पर इतना तीखा प्रहार, तो उनकी शख्सियत के क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर एक ऐसे विचारक की उभरती है जो किसी भी खेमे में फिट नहीं होता। वे न्यायप्रिय थे, लेकिन हमेशा बेचैन और विद्रोही भी। एक तरह के रेबल। हाँ, एक रेबल। वे सिर्फ सत्ता बदलना नहीं चाहते थे, वे पूरा समाज बदलना चाहते थे। उनका एक मशहूर उदाहरण है, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। ये दिखाता है कि वो तुरंत और जमीनी बदलाव चाहते थे। बिल्कुल। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, तो एक बात साफ है, राम मनोहर लोहिया एक साधारण परिवार से निकले जरूर, लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। उन्होंने पश्चिम से सीखा, पर भारत की जमीनी हकीकत, खासकर जाति की समस्या को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। लेख में बताया गया है कि उन्होंने जीवन भर गैर बराबरी की नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया, चाहे वो किसी भी सरकार की हो। सही है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के भारत में, जहां असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, एक न्यायप्रिय और समान समाज बनाने के लिए उनके विकेंद्रीकरण और जाति विरोधी विचार कितने प्रासंगिक हो सकते हैं।